हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है भारत का संवैधानिक विकास। देखिए, हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो लगभग जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद सिर्फ जो है एक वीडियो और रह जाएंगे आपके मॉडर्न हिस्ट्री के, जिसमें हम देखेंगे जो भारत में जो है गवर्नर जनरल वायसराय थे, तो और उनके टाइम पे कौन कौन से कार्य हुए हैं, उन सारी चीज़ों को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि भारत में जो है संविधान का विकास किस तरह से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत से क्वेश्चन जो है इसमें से पूछे जाते हैं, तो चीज़ों को हम पॉइंट टू पॉइंट समझते चलेंगे, देखते चलेंगे, ताकि जो है इससे संबंधित जिस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको आप करने में सक्षम होंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि संविधान होता क्या है। ठीक है, पहले संविधान को समझते हैं कि संविधान क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में संविधान का विकास किस तरह से हुआ है। देखिए, संविधान एक्चुअली में होता क्या है, एक नियम या कानून का जो है एक संग्रह होता है, जिसके द्वारा जो है क्या किया जाता है, किसी भी देश का जो है शासन जो है संचालित किया जाता है। तो संविधान क्या है, एक नियम या कानून का संग्रह है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, कोई भी देश का जो है शासन संचालित होता है। इसी तरह जो है भारत का भी अपना एक संविधान है, जिसके माध्यम से जो है भारत में जो शासन को का संचालन होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत में जो संविधान का विकास है वो किस तरह से हुआ है। तो देखिए, भारतीय संविधान के विकास को अगर हम समझें, ठीक है, तो भारतीय संविधान के विकास को हम भारत में जो कंपनी शासन था और ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत जो है निर्मित जितने भी अधिनियम है, ठीक है, तो उसके विकास के रूप में हम जो है भारत के संविधान को समझ सकते हैं। क्योंकि भारत का संविधान जो है, पहले जो है भारत में क्या था, कंपनी का शासन था। उसके बाद जो है 1857 की क्रांति के बाद जो है 1858 में जो है भारत का शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। तो इस टाइम पे जो है काफी जो है संवैधानिक अधिनियम बनाए गए थे। तो उसी आधार पे हम जो है भारत के संविधान को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और साथ ही ये बता दूं कि अगर आप इसके पहले के अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, और वहाँ पे जो है आपको आधुनिक भारत का इतिहास करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ से आप जो है इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी के शासनाधीन जो संविधान पारित हुए थे उसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर हम देखेंगे कि क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से जो है शासनाधीन पारित हुए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद हम देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है जितने महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देखेंगे, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो है 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था। उसके बाद 1813 का जो चार्टर एक्ट था, 1833 का, और फिर 1853 का जो है चार्टर एक्ट आया था। और उसमें क्या क्या बातें रखी गई थी उसको हम जो है समझेंगे। आगे हम देखते तो 1857 की जब क्रांति हुई तो 1858 में जो है जो भारत का जो शासन है वो किसके अधीन चला गया था, तो क्राउन के अधीन। ठीक है, तो क्राउन के अधीन जब शासन चला गया तो उसमें जो हम देखेंगे तो जो चार्टर एक्ट के रूप में आता था, तो जब क्राउन के अधीन आया तो उसको जो है भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो इसमें जो है 1858 का भारत शासन अधिनियम है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, 1909 का है, 1919, 1935 और 1947 का जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है हम इसके अंतर्गत देखते हैं। तो चलिए एक एक करके हम जो है सारे जो अधिनियम है, ठीक है, क्या क्या बातें कही गई हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपके 1773 में आया था, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक साइड जो है एक्ट दे दिया जाता है और दूसरी साइड जो है उसके सन को दे दिया जाता है और मिलाने को भी कहा जाता है। ठीक है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें हुआ क्या था कि कंपनी पर क्या कर दिया गया था, संसदीय नियंत्रण कर दिया गया था। ठीक है, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो जो कंपनी थी, जो भारत में कंपनी थी, उस पर जो है संसदीय नियंत्रण
जो है रखा गया। दूसरी चीज यहाँ पे याद रखिए, बंगाल का गवर्नर जो पद बनाया गया, ठीक है, बंगाल का गवर्नर को जो है किस में बदल दिया गया था। जो पहले क्या होता था, गवर्नर के नाम से जाना जाता था। अब जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो है बंगाल के गवर्नर को क्या कहा गया, गवर्नर जनरल, ठीक है। और इस गवर्नर जनरल के अधीन जो है मद्रास और बम्बई के गवर्नर को क्या कर दिया गया, रखा गया। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो पहला जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था वो कौन था, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो और ध्यान रखिए, जो भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल था तो एक था आपका वारेन हेस्टिंग, और इसकी सहायता के लिए जो है 4 सदस्य और रखे गए थे कार्यकारी परिषद में, ठीक है। तो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद भी यहाँ पे गठित की गई थी बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। आगे इसमें बात ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पे जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, कहाँ, कलकत्ता में, ठीक है, जिसमें जो है 1 चीफ जस्टिस थे और 3 जो है अन्य न्यायाधीश थे। और ये सारे जो कौन थे, तो श्वेत ही थे, ठीक है। तो ध्यान रखिए। और यहाँ पे प्रथम जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका भी नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो सर एलिजा इम्पे जो है यहाँ के प्रथम चीफ जस्टिस बने थे। उसके साथ ही जो है 2 संस्थाएं बनाई गई थी, एक था कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर और एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कंपनी में जो है कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर में क्या था कि ये जो है निवेशक समूह थे, ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है ये करते थे। दूसरे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर मतलब कि ये जो है निर्देशित करते थे, निर्देशन देते थे। और इनकी संख्या कितनी थी, तो 24 थी। क्लियर है इतनी चीजें। अब आगे आते हैं हम यहाँ पे पिट्स ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे मैंने सारी बातें नहीं लिखी, यहाँ पे वही बातें लिखी जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और इन्हीं चीजों को, इन्हीं बातों को आपको पढ़ना है और याद रखना है, ठीक है। इससे बाहर जो है पूछा नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट जो है आया था 1784 में। अब इसमें क्या किया गया, तो देखिए 73 में क्या किया गया था कि कंपनी पर संसदीय नियंत्रण रखा गया। अब इसमें जो है उसी संसदीय नियंत्रण को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में जो है संसदीय नियंत्रण बढ़ा दिया गया। और 2 जो है अलग से ग्रुप बनाए गए थे, जैसे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो है व्यापारिक कार्य को, मतलब कार्य को बांट दिया गया था, व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य, तो इसीलिए बनाया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता था, जो व्यापारिक कार्य है उनको देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है राजनीतिक कार्य से संबंधित चीजों को देखता था, ठीक है। जो कंपनी शासित क्षेत्र था उसको और क्या, किस नाम से जाना जाने लगा, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र करके जो है कंपनी शासित क्षेत्र को जाना जाने लगा। और यहाँ पे याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम पे ही जो है द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। द्वैध शासन की शुरुआत यहाँ की गई, जो आगे जो 1858 का अधिनियम आता है उसके तहत जो है द्वैध शासन को समाप्त किया जाता है। तो अगर पूछा जाए शुरुआत जो है तो हुई थी आपकी 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम पे। आगे देखते हैं, जो गवर्नर जनरल थे, जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो उसमें जो है गवर्नर जनरल के जो अधिकार क्षेत्र है उसको बढ़ा दिया गया। और जो 4 थे कार्यकारी परिषद, जो है 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद है, उसको जो है कम कर दिया गया और इसको जो है 3 सदस्य जो है कर दिया गया, 3 सदस्यीय कार्यकारी परिषद। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, 1786 का जो संशोधन अधिनियम है, तो इसमें जो है संशोधन किया गया था किनके टाइम पे, जो ये थे आपके कार्नवालिस के टाइम पे, ठीक है। और इसमें जो है गवर्नर जनरल को जो है कौन सी शक्ति दे दी गई, मुख्य सेनापति की, ठीक है। और जो है गवर्नर जनरल को ये भी अधिकार दे दिया गया कि वो परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि परिषद मतलब गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के अंतर्गत जो है परिषद के निर्णय को रद्द करने की जो है शक्ति दे दी गई थी, तो वो था आपका 1786 का संशोधन अधिनियम या 1786 के एक्ट में। क्लियर है। आगे देखते हैं, और इस टाइम जो थे वो थे कॉर्नवालिस, इसको भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं कि 1713 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या बात की गई
लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लेके आऊँ। और साथ ही साथ आप दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को जो है इसका लाभ पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हुआ क्या था कि कंपनी के जो शासन है, ठीक है, तो उसको जो है 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, किसको, 1813 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त कब हुआ था। तो व्यापारिक एकाधिकार जो है 1813 के चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे दो चीजें और याद रखनी है कि चीन से व्यापार और चाय का व्यापार पर जो है एकाधिकार जो है बना रहा। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन जो चीन है और चाय का जो व्यापार है उस पर जो है एकाधिकार जो है अभी भी बना हुआ था। ठीक है, दूसरा इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहली बार जो है ब्रिटिश द्वारा जो है भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी, किसमें, तो 1813 के चार्टर एक्ट में। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको कि ईसाई मिशनरियों को जो है भारत आने के लिए छूट दे दी गई कि ईसाई मिशनरी जो है भारत आ सकती है और अपने धर्म का प्रचार कर सकती है। तो ये कब किया गया था, तो 1813 का चार्टर एक्ट में। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा के लिए जो पहली बार जो है 1 लाख रुपए खर्च किए गए थे 1813 के चार्टर एक्ट में, और यहाँ पे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं 1833 के चार्टर एक्ट में। तो 1833 का चार्टर एक्ट क्या था, तो यहाँ पे देखिए एकाधिकार जो चीन और चाय के साथ बना रहा था, चीन के व्यापार और चाय के साथ, तो उसको जो है 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आपको ध्यान रखना है कि चीन से व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार को जो है यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था उसको बदल दिया गया। अब वो किस नाम से जाना जाने लगा था, तो भारत का गवर्नर जनरल के नाम से ये जाना जाने लगा था। ठीक है, और भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना था वो बेंटिक था। देखिए गवर्नर क्या होता है, गवर्नर जनरल क्या होते हैं, वायसराय क्या होते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे बस जो है आप चीजों को याद करते चलिए जो एक्ट में जो बातें कही गई थी। तो और यहाँ पे ध्यान रखिए कि कार्यकारी परिषद जो 3 सदस्य थी उसमें एक सदस्य जोड़ा गया, और उसको जो है उसमें जो सदस्य को जोड़ा गया वो कानून से का जानकार था। ठीक है, तो जो विधि सदस्य को जो है इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, तो पहले हमने देखा था कि 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें जो है 4 सदस्य जब पहले थे उसमें जो है 1 सदस्य को कम कर दिया गया था, 3 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। अब जब 1833 का चार्टर एक्ट आया था तो उसमें फिर से जो है 1 सदस्य को जोड़ दिया गया और वो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बन गई थी। लेकिन जो है ये जो 1 सदस्य है वो जो है विधि सदस्य के का पद था। ठीक है, मतलब कानून के जो है जानकार व्यक्ति को रखा गया, और पहला जो विधि सदस्य बना था वो था आपका लॉर्ड मैकाले। क्लियर है, यहाँ पे एक बात की गई थी कि जाति, धर्म, रंग, वर्ग आदि के आधार पे जो है सरकारी सेवा में जो चयन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, उसको यहाँ पे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पे ये कहा गया कि जाति, धर्म, रंग इस चीज पे भेदभाव के आधार पे जो है सरकारी सेवा में जो है चयन नहीं किया जाएगा। ठीक है, हर क्षेत्र का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति जो है इसके लायक हो। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दास प्रथा से संबंधित। ठीक है,
तो दास प्रथा जो है समाप्त की गई थी, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट से 1843 में जो है ये पूरा समाप्त हुआ था। और दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, तो एलन बरो को, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग नियुक्त करने का प्राधिकार दे दिया गया। मतलब देखिए, हमने अभी देखा कि 3 सदस्य थे और एक सदस्य जो है विधि सदस्य जोड़ा गया, ठीक है। और उसका जो है उसको चूज करने का, नियुक्त करने का जो है अधिकार जो है किसको दिया गया, तो गवर्नर जनरल को जो है ये अधिकार दिया गया। क्लियर है। अब आगे आते हैं और देखते हैं 1853 का जो है चार्टर एक्ट, ठीक है। यहाँ पे 2 चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। एक यहाँ पे याद रखिएगा कि कार्यपालिका और विधायी शक्ति, ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका की शक्ति को क्या कर दिया गया, यहाँ पे पृथक किया गया, ठीक है। तो अलग अलग कर दिया गया, इसको याद रखिएगा कि कार्यपालिका अलग काम करेगी और विधायिका की जो शक्ति है उसको अलग किया गया। क्लियर है। और यहाँ भारत के लिए जो है एक पृथक विधान परिषद बनाया गया, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे याद रखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो संख्या थी, हमने ऊपर देखा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्शन जो डायरेक्टर जो निर्देशक समूह था उस पे जो संख्या 24 थी उसको घटाकर कितनी कर दी गई, तो 18 कर दी गई। क्लियर है। आगे देखिए, जो कार्यकारी परिषद में जो विधि सदस्य थे, ठीक है, तो उसको जो है पूर्ण दर्जा दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली थी उसको यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया। क्लियर है। तो इसमें जो है मेन आपको याद रखना है कि कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का जो है यहाँ पे पृथक्करण किया गया। क्लियर। आगे चलिए देखते हैं 1858 का जो भारत शासन अधिनियम। अब 1858 के भारत शासन अधिनियम में क्या था कि अब जो शासन था वो कंपनी के हाथ से किसके हाथ में चला गया, तो क्राउन के, ब्रिटेन में जो महारानी थी विक्टोरिया, उनके हाथ में जो है क्राउन के पास जो है भारत का शासन चला गया। तो सबसे मेन बात यहाँ पे यही याद रखना है कि 1858 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, उसमें कंपनी का शासन जो है समाप्त कर दिया गया और शासन जो है क्राउन को स्थापित कर दिया गया। दूसरा जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको जो है एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे जो है भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको जो है अब किस नाम से जाना जाने लगा, भारत का वायसराय। क्लियर। और जो भारत का पहला जो वायसराय बना वो था आपका कैनिंग जो है भारत का वायसराय बना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, हमने ऊपर देखा था, तो इन दोनों को मिला दिया गया और एक अलग पद सृजित किया गया जो था भारत सचिव का पद। इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो अलग अलग थे, ठीक है, उनको मिलाया गया और एक नया पद बनाया गया, भारत सचिव का पद। और 1858 में ही जो भारत का गवर्नर जनरल था वो भारत का वायसराय के रूप में जाना जाने लगा। तीसरी चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी कि यहाँ पे जो है द्वैत शासन जो है उसको समाप्त कर दिया गया। हमने देखा था 1784 में जो है द्वैत शासन आया था, उसको जो है 1858 में जो है समाप्त किया गया। आगे चल के द्वैत शासन फिर से लागू होता है, उसको अभी हम देखते हैं। अब देखते हैं 1861 का जो है भारत परिषद अधिनियम में क्या क्या बातें की गई थी। सबसे देखिए, जो कानून प्रक्रिया थी जो ब्रिटिशों द्वारा बनाई जाती थी, कंपनी द्वारा बनाई जाती थी, तो कानून प्रक्रिया में अब जो है भारतीय प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया। पहले क्या थे, सिर्फ श्वेत थे, ब्रिटिश ही थे, अंग्रेज ही थे जो कानून प्रक्रिया में भाग लेते थे और वही बनाते थे। और 1861 में जो है पहली बार जो है भारत के लोगों को भी भारतीय प्रतिनिधि भी जो है इसमें शामिल किया गया। कहाँ, कानूनी प्रक्रिया में। वायसराय को जो है प्रांतों में विधानसभा स्थापित करने की शक्ति दी गई, ठीक है। और साथ ही साथ जो है इनको जो है अध्यादेश लाने का अधिकार दिया गया। दोनों चीज याद रखनी है। वायसराय जो है प्रांतों में विधान परिषद स्थापित कर सकता था, उसको ये शक्ति थी कि वो जहाँ चाहे वहाँ विधानसभा स्थापित कर दे, और साथ ही साथ जो है वो अध्यादेश भी ला सकता था।
ठीक है। और इसी टाइम पे 1861 में उच्च न्यायालय बनाए गए, हाई कोर्ट बनाया गया और 3 हाई कोर्ट हमारे सामने आए थे, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता में। और जो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था उसमें जो है हाई कोर्ट बनाए गए थे और 3 हाई कोर्ट बने थे, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। ठीक है, तो इतनी चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। आगे आते हैं 1892 का अधिनियम। तो 92 का भारत परिषद अधिनियम में क्या हुआ था, इसमें जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरुआत की। देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे 2 तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा जाता है कि भारत में जो है निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो आपको बताना है 1892 के अधिनियम में। और कौन सी निर्वाचन प्रणाली थी, तो इसको भी याद रखना है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। क्लियर है। बाद में आगे चल के जो है ये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की भी शुरुआत होती है, अभी उसको हम आगे देखेंगे। और भारतीय सदस्य थे, तो देखिए जो बजट पारित होता था तो उसमें क्या होता है, सिर्फ अंग्रेज शामिल होते थे। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि भारतीय सदस्यों को जो है बजट पे बहस करने के लिए और साथ ही साथ वहां पे प्रश्न पूछने का भी जो है, संसद में प्रश्न पूछने का भी अधिकार जो है भारतीयों को 1892 के अधिनियम में दिया गया। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 1909 का अधिनियम, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। इस अधिनियम को आप मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। यहाँ पे सबसे मेन बात यह है कि मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन मताधिकार बनाया गया था। ठीक है, सांप्रदायिकता मताधिकार दिया गया मुसलमानों को। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे ध्यान रखें, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में जोड़ने का प्रावधान रखा गया। ठीक है, और पहले जो कार्यपालिका परिषद में थे, जिसे हमें बताया था 4 जो सदस्य थे, 4 सदस्यीय कार्यपालिका परिषद थी, उसमें जो है वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद थी उसमें पहली बार जो है भारतीय को जोड़ा गया। और पहले जो भारतीय थे जो कार्यपालिका परिषद में जोड़े गए थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि कौन थे, विधि सदस्य बने थे। तो पहले विधि सदस्य को जो जब इसको बनाया गया था विधि सदस्य के पद को, तो मैकाले जो है बने थे। उसके बाद जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आए थे, ठीक है, तो पहले ऐसे भारतीय थे जो विधि सदस्य बने थे वायसराय की कार्यपालिका परिषद में। क्लियर है। अब आगे देखते हैं 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जो मॉर्ले वायसराय थे, मिंटो जो है भारत सचिव था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो मॉन्टेग्यू थे वो जो वायसराय थे और चेम्सफोर्ड जो है भारत सचिव था। तो इन्हीं के आधार पे जो है क्या हुआ था कि तो जो मॉन्टेग्यू थे वो कौन थे, वायसराय, और चेम्सफोर्ड थे वो कौन थे, आपके भारत सचिव। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे जो है इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि प्रांतों में देखिए द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था 1858 के अधिनियम के द्वारा, लेकिन 1919 का जब अधिनियम आया था तो प्रांतों में जो है यहाँ पे द्वैध शासन स्थापित किया गया। और ध्यान रखिए द्वैध शासन के जनक अगर पूछे जाए तो लियोनिस कर्टिस थे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं अगर 1919 के अधिनियम से, तो 2 बातें यहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है जो याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है द्वैध शासन की पुनः स्थापना हुई थी प्रांतों में, और दूसरी बात यहाँ पे याद रखनी है कि केंद्र में जो है द्विसदनी व्यवस्था स्टार्ट की। ठीक है, केंद्र में जो है द्विसदनी व्यवस्था जो है स्थापित की गई, जो था काउंसिल ऑफ स्टेट जो उच्च सदन थे और काउंसिल ऑफ असेंबली जो केंद्रीय विधानसभा थी। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। अभी हमने देखा था कि 1861 में जो है निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी जो अप्रत्यक्ष थी, लेकिन अब 1919 में जो है निर्वाचन प्रणाली शुरुआत की गई जो थी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछा जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी, तो 1919 के अधिनियम में। अब यहाँ पे जो प्रांतीय विषय थे उसको भी जो है 2 भाग में बांट दिया गया, एक हस्ताक्षरित विषय और एक थे आरक्षित विषय। हस्ताक्षरित विषय जो थे उसमें जो है विधान परिषद जो है इसके लिए उत्तरदायी थी, और जो आरक्षित विषय थे
उसके लिए विधानसभा जो है उत्तरदायी नहीं होती थी। ठीक है, तो इसमें मेनली आपको ये याद रखना है कि प्रांतों में देश शासन की स्थापना की गई और देश शासन के जनक कौन थे, लियोनिस कर्टिस। और केंद्रों में जो है द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई 1919 के अधिनियम में। ठीक है, और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। देखिए पहले क्या था, जो 1909 में क्या था कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली बनाई गई थी, लेकिन जब 1919 का जो अधिनियम आया तो उसमें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन में जो है आपको सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन को भी यहाँ पे जोड़ दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो 1919 का आया था तो उसमें जो है मुसलमानों के लिए जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली बनाई गई थी, और 1919 के में जो है सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन के लिए भी जो है अलग से जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है स्थापित करी गई। ध्यान रखिए, इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन कब, 1919 में। और इस टाइम जो है इसके लिए जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो है 1926 में जो है बनाया गया था। और कौन सा आयोग इसके लिए था, तो ली आयोग। अगर पूछा जाता है तो ली आयोग किससे संबंधित है, तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग से। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, जो लोक सेवा की जो परीक्षा होती थी, जो प्रतियोगी परीक्षा होती थी, वो सिर्फ कहाँ होती थी, इंग्लैंड में होती थी। लेकिन जब 1919 का अधिनियम आया था तो लोक सेवा की परीक्षा जो है इंग्लैंड और भारत दोनों में जो है ये होने लगी थी 1922 के आसपास। क्लियर है। आगे चलिए देखते हैं 1935 का जो है भारत शासन अधिनियम। तो इसमें जो है एक दस्तावेज तैयार किया गया भारत शासन संविधान के लिए। ठीक है, तो संविधान का दस्तावेज तब तैयार किया गया तो सबसे पहले जो है टोटल अनुच्छेद कितने थे, तो 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, और इसके बाद जो है इसमें ध्यान रखिए कि प्रस्तावना नहीं था। ठीक है, भारतीय संविधान का जो प्रमुख स्रोत है, ठीक है, उसमें याद रखिए प्रस्तावना यहाँ पे जो है नहीं था। दस्तावेज में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। यहाँ पे देखिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई 1935 के भारत शासन अधिनियम में। दूसरी चीज यहाँ पे याद रखिए, प्रांतों में जो देश शासन है उसको समाप्त कर दिया गया और अब जो है देश शासन जो है कहाँ लगा दिया गया, केंद्रों में। क्लियर। 1935 में प्रांतों में देश शासन समाप्त करके केंद्र में देश शासन लागू किया गया। दूसरी चीज जो है प्रांतों को यहाँ पे स्वायत्ता प्रदान की गई। प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है यहाँ पे बनाई गई, जिसमें विधान परिषद और विधान सभा थे। ठीक है, ये जो है 6 प्रांतों में बनी थी। जो प्रांतों में जो द्विसदनात्मक व्यवस्था यहाँ पे स्टार्ट की गई थी वो जो है 6 प्रांतों में बनी थी। एक था आपका बम्बई। 6 प्रांतों में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था स्टार्ट की गई थी, बम्बई, मद्रास, बिहार, बंगाल और संयुक्त प्रांत और असम। क्लियर। आगे देखिए संघीय न्यायालय बनाया गया। ठीक है, और साथ ही साथ जो है आरबीआई की भी, जो केंद्रीय बैंक है, उसकी भी स्थापना जो है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत की गई। 10% जनसंख्या को यहाँ पे मताधिकार जो है प्रदान किया गया। ये जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके लिए जो है नेहरू द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था, कथन दिया गया था कि उन्होंने कहा था इस 1935 के अधिनियम को कि ये एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। क्लियर है। यहाँ पे देखिए लखनऊ अधिवेशन जब 1936 का हुआ था उसमें जो है इस 1935 के अधिनियम को जो है स्वीकार कर लिया गया था कांग्रेस के द्वारा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ अधिवेशन 1936 में जो है कांग्रेस के द्वारा जो है इस 1935 के अधिनियम को जो है स्वीकार किया गया, अस्वीकार किया गया। ठीक है, अस्वीकार कर दिया गया था, मतलब कांग्रेस ने जो है इस अधिनियम को अस्वीकार किया। यहाँ पे ध्यान रखिए इसको जो है एक तो नेहरू ने कहा कि ये एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, साथ ही साथ जो है नेहरू ने इसको गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा। क्लियर है। तो इसको दो जो कथन है स्टेटमेंट नेहरू के हैं, इसको ध्यान रखें। इसके लिए जो है अंबेडकर द्वारा भी एक स्टेटमेंट दिया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा
कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था अंबेडकर ने। क्लियर? तो इतनी चीजें जो है आपको यहाँ पे जो है भारत के संवैधानिक विकास से याद रखनी है। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को याद रखिएगा। इतना ही आप अगर पढ़ लेते हैं तो इससे जो है आप पुराने जो क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा और आगे भी जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इससे बाहर जो है बहुत ही कम संभावना है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा जाए। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।